के आरजेडी के सांसद, लोकसभा के सांसद, बक्सर सीट से सांसद सुधाकर सिंह की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं एक्सक्लूसिव। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर इस खास शो में। अब कहते हैं ना कि अक्सर ये आपने सुनी होगी लाइन कि कहते हैं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं, और सुधाकर सिंह की यही पहचान है। अगर आप ये कहें कि सुधाकर सिंह वाकई एक बागी के तौर पर पहचान रखते हैं तो गलत नहीं होगा। सुधाकर जी, शुरुआत मैं करता हूं बिहार के उस सवाल के साथ जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि बिहार की स्थिति क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उस पर आप जवाब दें। उससे पहले लोगों को जानना जरूरी है कि सुधाकर सिंह हैं क्या, उनकी पहचान क्या रही है। तो आपके ही सियासी सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। कभी पिता जगदानंद सिंह से अदावत, कभी नीतीश सरकार की खोली बगावत, तो कभी बीजेपी को खुलेआम चेतावनी। बिहार की राजनीति में सुधाकर सिंह के ये तेवर हमेशा से रहे हैं। वो कहते हैं ना, झुकना नहीं आया, वही बात सुधाकर सिंह के साथ है, कभी झुके नहीं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हुआ तो बगावत कर साल 2010 में बीजेपी का दामन थाम चुनावी मैदान में उतर गए। लेकिन कद्दावर पिता की बड़ी छवि के सामने सुधाकर सिंह टिक नहीं पाए, हार गए। लेकिन इस हार से सुधाकर सिंह टूटे नहीं, बल्कि मजबूत होकर उभरे और पहली बार 2020 में रामगढ़ सीट से जीत हासिल की। ठाकुर बाहुल सीट पर आरजेडी को किला दोबारा फतह करवाया और खुद को साबित कर दिया कि वो राजपूतों के असली नेता हैं और साथ में बात किसानों की हित में करते हैं। यही बात जब सरकार में आने के बाद सुधाकर सिंह करने लगे, कृषि मंत्री बने तो बात किसानों के हित की करने लगे, सिस्टम के खिलाफ सवाल पूछने लगे, यानी सरकार में रहकर खुलेआम सरकार को चुनौती देने लगे। सुधाकर सिंह की यही बात सरकार को नागवार गुजरी। गठबंधन में दबाव बढ़ा तो कृषि मंत्री से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और तब पिता ने फक्र से कहा कि सुधाकर सिंह ने किसानों के लिए बलिदान दिया है। और इसी बलिदान का नतीजा रहा कि लालू यादव और तेजस्वी ने बक्सर सीट से सुधाकर सिंह को लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद तो सुधाकर सिंह ने पूरे इलेक्शन के दौरान बक्सर को साध लिया, राजपूतों के बीच पिता वाली पैठ बना ली और किसानों के बीच खुद को स्थापित कर दिया। और नतीजा ये आया कि आरजेडी ने दोबारा से बक्सर को जीत लिया। सुधाकर सिंह लालटेन लेकर संसद पहुंच गए। इसके बाद बारी आई रामगढ़ सीट पर उपचुनाव की। भाई के लिए सुधाकर सिंह ने रामगढ़ में कैंप लगा दिया, खुद मैदान संभालने में जुट गए। चुनौती बीजेपी से मिली तो बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने लगे, जिस पर नया विवाद बढ़ गया। 300 लाठी से पिटवाने की धमकी दी, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन संदेश किसके लिए था ये साफ था। बस फिर क्या था, सियासत गर्मा गई। तो कहीं इसी का खामियाजा तो आरजेडी को नहीं भुगतना पड़ा, क्योंकि जीती हुई सीट पर सुधाकर सिंह के भाई को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल सुधाकर सिंह के मिजाज जिस तरह के हैं, वो राजनीति के लिए फिट भी है तो कभी फ्लॉप भी। राजनीति में उनके इन्हीं रंग की वजह से लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और विरोधी विरोध भी जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए सुधाकर जी, सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और इतना माहौल बिहार का क्यों गरमाया हुआ है इस वक्त? अभी राक्षस राज चल रहा है, जहां किसी पर किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं है। सरकारी अधिकारी तो बेलगाम हो चुके हैं। सत्तारूढ़ दल के जो छुपे जो गुंडे थे वो खुले मैदान में हैं। अब तो आप देखते हैं दिन दहाड़े गोलीबारी होती है और कार्रवाई के नाम पर बकायदा अवसर दिया जाता है कि आप टीवी चैनल पर जाके इंटरव्यू दे लें, फिर उसके बाद महिमा मंडन हो जा और फिर धीरे से जा करके कोर्ट में आप सरेंडर कर जा। इस तरह का जो चल रहा है, इसको सीधे सीधे मैं कहता हूं कि अराजकता की चरम सीमा है
और इसको मैं बहुत साफ शब्दों में कहूँ तो ये राक्षस राज है, जहाँ कोई कानून का राज नहीं। ये कानून का राज नहीं है बिहार में, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आप तो सरकार में जब यही नीतीश कुमार के साथ आए तो सरकार में रहकर ही आपने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार जब उनके साथ चलाएंगे तब तो शायद व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। सुधाकर सिंह की छवि ही बन जाती है कि वो बगावत कर जाते हैं, विद्रोह कर जाते हैं। तो क्यों आपको ये विद्रोही वाली छवि अच्छी लगती है? देखिए, सवाल ये है कि हम लोगों के लिए या किसी भी राजनीति करने वालों के लिए पद केवल भोग के लिए नहीं है, वो सेवा का रास्ता है। और मैं कहता हूँ कि यह संन्यास का रास्ता है। अगर लोगों के हितों में आप बोल नहीं सकते, लोगों के हितों में आप लिख नहीं सकते, लोगों के हितों में आप फैसला नहीं ले सकते, तो फिर पद तो बेमानी है, पद तो शोभा का वस्तु हो जाएगा। तो इस जो मानसिकता है जो आज की राजनीति में, मैं उसके साथ मैं अपने को फिट नहीं पाता हूँ। जाहिर है, जब काम को लेकर के आपके भीतर जब जज्बा न हो और काम को आप पूरा न कर रहे हो, तो पद छोड़ना ही सबसे आसान रास्ता है। जो पद किसे जुड़े रह करके लोग सोचते हैं कि हम परिवर्तन ला देंगे, तो लंबे समय से खेल हो रहा है। कुर्सी पर बारी बारी से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और बिहार की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। लोग तो यही कहते हैं कि सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को सुधारा जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, वो तो खेल होता है इसके नाम पर, उससे बेहतर है कि पद छोड़ दें। मैं कहा ना, 19 साल, पिछले साढ़े 19 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या बदला बिहार में? वो करीब करीब 8-9 बार वो अभी तक ओथ ले चुके, लेकिन 8-9 बार क्यों लिए, ये समझ के परे विषय है। वो सभी को बिहार के भीतर इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टियों को, विपक्ष को और सत्ता पक्ष को, दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं कुर्सी पर बैठे रहने के लिए। तो आपको रास्ता दो ही है, या तो आप बिहार बदलने के लिए संघर्ष करें या उनके साथ समझौता करें। तो मैं जीवन में कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर अगर काम हो रहे हैं तो फिर हमारी सभी चीज़ें ठीक हैं। अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अलग होना ही पसंद करता हूं। आपने दो चीजें कही कि या तो समझौता करो या अस्वीकार कर दो, जो भी करो, या तो स्वीकार कर लो। लेकिन समझौते की बात है कि आपके अगर सियासी सफर को देखें तो दो चीजें आपके साथ भी हुई। एक समय आपके पिता आपसे नाराज भी रहे, लेकिन फिर आपने अपनी शायद जो आपकी सोच है उसको दिखाया, तो आपके पिता को आप पर फक्र भी होने लगा और उनको लगा कि नहीं, हमारा बेटा तो बहुत बड़ी अच्छी बातें सोच रहा है। लेकिन ये चीज पार्टी के आपके बारे में सोचती है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ मिलकर आप सरकार में शामिल हुए, आप कृषि मंत्री बने, और उसके बाद आपने उन 2 पॉइंट्स पर सबसे पहला हिट किया जो शायद नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चीज थी। एक, कृषि कानून को आपने कह दिया कि नहीं, बिहार का कृषि कानून गड़बड़ है, इसे तो बदलना चाहिए। और दूसरा, आपने अधिकारियों को लेकर मंच से कह दिया कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, जबकि नीतीश कुमार कहते हैं कि ये दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप आज देख लें, हमारी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा है कि बिहार में प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। एक रिटायर पदाधिकारी दीपक कुमार पूरे बिहार में शासन और प्रशासन दोनों चला रहे हैं। बाकायदा वो बिहार को नीलाम कर दिया है। तेजस्वी जी भी स्वीकार कर रहे इस बात को। और कृषि कानूनों को लेकर के जहाँ था, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जो हमारी घोषणा पत्र है या हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पास प्रस्ताव है, हम उसी प्रस्ताव पे काम कर रहे हैं। किसी भी राजनेता के लिए, मंत्री के रूप में हो, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, वो एक बाइबल, गीता, कुरान के जैसा होता है। पार्टी के द्वारा पारित प्रस्ताव को, जो राजनीतिक आर्थिक जो प्रस्ताव होते हैं जिसमें वो राष्ट्रीय कार्य समिति उसको पास करती है, वही उसी एजेंडे पर हमको काम करना होता है। विषम परिस्थितियों में कभी कभी जब लगता है कि कोई मामला राष्ट्रीय कार्य समिति में पारित प्रस्ताव के अनुरूप नहीं हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता जो हमारे विधायक दल के नेता होते हैं, उनसे राय लेकर के उसमें रास्ता निकाला जाता है। कृषि को लेकर के जो मेरी बात थी, जो मेरी राय थी, वही राष्ट्रीय जनता दल की राय थी, लंबे समय से था। आप याद करिए, जो 2006 में कानून को वापस कर रहे थे नीतीश कुमार, बिहार में रिपील कर रहे थे, उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल ने संघर्ष किया था विधानसभा के भीतर और वॉकआउट किया था कि नहीं, यह कानून बिहार में रहना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे थे कि नहीं रहना चाहिए। तो हम 20 सालों में हमारी राय नहीं बदली। यहाँ 3 कृषि कानून जब देश में लाया गया मोदी जी के द्वारा, तब पर भी राष्ट्रीय जनता दल विरोध में खड़ा था। जब हम नीतीश कुमार के साथ उस पार्टी ने समझौता तो किया ना, आपकी पार्टी ने समझौता किया, सरकार चला, आप बाहर हो गए। आपके पिता ने कहा कि ये तो बलिदान है, इन्होंने तो त्याग कर दिया पद का, लेकिन आपकी पार्टी सरकार में बनी रही।
जिस नीतीश कुमार को या जिस सरकार को कोसा जा रहा है उसके साथ पार्टी ने तो कॉम्प्रोमाइज किया। नीतीश कुमार कभी नहीं बदले। 20 सालों में मेरी जानकारी है कि वो कभी नहीं बदले। सत्ता बदलती रही लेकिन उनकी वो व्यक्ति के तौर पे वो काबिज रहे और जिन मुद्दों के आधार पे वो राजनीति करना चाह रहे थे वो लगातार करते रहे। इस्तेमाल किया लोगों का, मैं मानता हूँ ये एक दुखद बात थी। हम लोगों उनके साथ जो समझौता किया वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन पार्टी का निर्णय था तो समझौते हुए। तो समझौते में सभी शामिल थे, मैं भी उसमें शामिल था। तो मेरे पास एक ही विकल्प था कि मैं अब पद त्याग दूं। जब सहमति नहीं मेरी सहमति नहीं बन पा रही है तो मैं पद तो त्याग सुधाकर सिंह के जो तेवर हैं, क्या सुधाकर सिंह ने पार्टी फोरम पर यह कहा था कि यह समझौता नहीं होना चाहिए? क्या आपने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार के साथ समझौता सही नहीं होगा, नीतीश कुमार सही नहीं है व्यक्ति? देखिए, तब की बात में आप सभी मीडिया के लोगों ने इस पूरे इस चैनलों के जरिए चलाया भी था कि जब मैं बैठक में नहीं गया था, जो समझौते की बात हो रही थी तो मैं बैठक में नहीं गया था और मैं सबसे अंतिम में उस बैठक में गया था। तो मेरी असहमति अगर खुले तौर पे मीडिया के द्वारा बयान के जरिए नहीं था, लेकिन बाकी तो पब्लिक डोमेन में था ही यह विषय कि हमारी सहमति नहीं थी। विरोध आपने जता दिया था? बिल्कुल। पार्टी के पास अपनी बात को मैंने रख दिया था, उसको विरोध का शब्द न इस्तेमाल भी करे, तो मैंने अपनी बात तो पार्टी के सामने रख ही दिया था। अच्छा, सुधाकर सिंह के बारे में यह क्यों कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर आप ज्यादा अटैकिंग होते हैं? और आपने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपने कहा कि नहीं, वो फेल हैं। क्यों? आप एक बात को लिख लीजिए, 20 सालों में मेरी राय नहीं बदली उनके प्रति। बाकी लोगों की राय भले बदलती रही, वो भाजपा की राय बदलती रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की राय बदलती रही हो सुविधा के हिसाब से, लेकिन मेरी राय तो एक ही राय रही है कि नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी से हटना चाहिए। इनके पूरी रिजिम बिहार को पीछे ले गया। मैं एक छोटे से आंकड़े के साथ अपनी बात को रखना चाहता हूं, बाकी बातें बाद में होंगी कि जब बिहार के सत्ता में वो आए नीतीश कुमार, तो लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जीडीपी में 3.5% बिहार का हिस्सेदारी छोड़कर गए थे और बिहार एक सरप्लस स्टेट था बजट के मामले में, जिसके पास रिसोर्सेज के मामले में सरप्लस था। नीतीश कुमार अपने अंतिम कार्यकाल में देखें तो बिहार की जीडी राष्ट्रीय औसत जो 3.5% से घटकर 3.4% हो गया। मतलब हम पीछे गए। देश बहुत तेजी से विकास किया, बिहार उस मुकाबले में पीछे रह गया। और दूसरी बात कि आज आप रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है बिहार। तो दो ही आंकड़े काफ़ी है जानने के लिए कि नीतीश कुमार की सफलता और विफलता के लिए। बाकी चीज़ें तो बहस का विषय है। नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों में ये कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था बदली, लड़कियों को सशक्तिकरण उनका बहुत किया है, युवाओं को बहुत आगे बढ़ाया है उन्होंने। ये कहा जाता है कि सड़क, पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी की है और ये आपकी पार्टी भी कहती रही है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पर आपका हमला जो है वो पार्टी से भीतर बहुत ज्यादा तीखा होता है, बहुत कड़ा होता है। हमारी राय कभी बदली नहीं। हम विपक्ष में रहते हैं तो हमसे ज़्यादा तीखा पार्टी के लोग हमला करते हैं नीतीश कुमार पर। मेरे से भी ज़्यादा तीखा हमला पार्टी के लोग करते हैं। सत्ता में सहयोग के समय हो सकता है कि हमारी भाषा उतनी तलख रह जाती है, बाकी लोगों की भाषा थोड़ा संयम हो जाता है। लेकिन भाजपा का जैसे आज वो एक साथ हैं तो उनकी भाषा अलग है, और जो ही नीतीश कुमार से अलग होती है भाजपा तो भाषा में अंतर है। तो मैं मानता हूं कि जीवन तो यहीं कटना है लोगों के बीच में, इसीलिए दो भाषा क्यों बोलनी है, एक भाषा बोलनी चाहिए। ये एनके और डीके वाला क्या है? आज भी तेजस्वी यादव ने कहा कि एनके मुख्यमंत्री तो हैं ही नहीं, यानी एनके तो समझ में आ गया कि नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि एनके नहीं है, डीके हैं। देखिए, डीके भी एक रिप्लेसमेंट है आरसीपी के। हम लोग कहते थे कि आरसीपी टैक्स बिहार में है, अब आरसीपी की जगह छोड़कर चले गए दल से, तब डीके हैं। और डीके नीतीश कुमार रहे तो डीके का भी कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगा। बहुत सारे लोग उनके हैं। नीतीश कुमार ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बिहार को बेचना चाहते हैं, उससे वो मुक्ति चाहते भी नहीं नीतीश कुमार। वो केवल और केवल एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारी जो अंतिम जो श्रद्धांजलि हो वह बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो, भले ही बिहार गर्त में चला जाए। यही दुखद बात है और यही उनकी ताकत भी है कि वो कुर्सी पर है, इसीलिए
जो जिसको चाहे जिससे वो अपना मैनेजर बदल लें। पहले आरसीपी थे मैनेजर, अब डीके मैनेजर हो गए, कल के दिन किसी और को अच्छा, क्या मैनेजर वाकई ऐसा आपको लगता है कि बिहार में इस तरह से कुछ वसूली का खेल चल रहा होता है? तेजस्वी यादव भी आरोप लगा देते हैं, आप भी कह रहे हैं कि आरसीपी की जगह डीके आ गए, कल कोई और आ जाएगा। क्या वाकई इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि बिहार में सरकार के स्तर पर या मुख्यमंत्री के इशारे पर कोई वसूली का काम होता है? आप तथ्यों के आधार पर मैं बोल दूं कि हम 17 महीना तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो हम गठबंधन में थे, तो बिहार में कुछ 5 लाख करीब सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हुई, उसमें एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। लेकिन जो ही हम हट जाते हैं तो पेपर लीक रोज हो रहा है। हर तरह के पेपर, बीपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर के यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा होते हैं, वहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये साबित है कि हम जब नियंत्रण रखते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, लेकिन जो ही हम लोग का कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा है, भाजपा के साथ जब भी मिलके वो सरकार चला रहे हैं तो यही काम हो रहा है। अच्छा, भाजपा से इतर जब आरजेडी के साथ चलाते हैं तो व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो जाती है। सभी व्यवस्थाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो वसूली तंत्र को हम लोग कंट्रोल करते हैं, वसूली तंत्र को हम लोग समाप्त कर देते हैं। वो तो आरोप लगाते हैं कि आपके साथ जब थे, वो उन्होंने सदन में खड़े होकर इस बार की बल्कि कह दिया, सदन में कहते हैं कि सदन में बातें जो होती हैं वो रिकॉर्ड पे कही जाती हैं, उन्होंने सदन में खड़े होकर कह दिया कि आपके साथ जब थे तो हमें पता था कि कैसे लूट मचाए थे आप लोग। नीतीश कुमार जी के क्या कहने, उनको तो खुद ही नहीं मालूम है कि कल कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। बस एक ही बात उनको याद रहता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़नी है मुझे, इसके अलावा तो उनको कुछ भी नहीं मालूम। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नीतीश ने किया नहीं, उनके लिए कुर्सी ही सब कुछ है। उनके लिए तो कई विशेषण बिहार में दिए गए। कुर्सी कुमार का विशेषण उन्हीं को मिला, पलटू राम का विशेषण उन्हीं को मिला। तो ये आपकी मीडिया की हेडलाइन होते हैं, ये हमारे केवल बयान नहीं होते, ये मीडिया के भी हेडलाइन यही होते हैं। तो नीतीश कुमार कब क्या कहेंगे इसके बारे में उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो मैं भाजपा और आरएसएस के साथ नहीं जाऊंगा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा आरएसएस के साथ नहीं जाऊंगा। तो उनकी बातों का क्या अगर उनकी बातों को कोट करके हम अगर बिहार में राजनीति करें और अपनी भाषण को रखें तो फिर हम लोग का भी वही हाल होगा। चलिए, आपने कहा कि नीतीश कुमार पाला भी बदलते हैं और हमेशा कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। अगर आरजेडी इस तरह की कोई संभावना बने और आरजेडी फिर से नीतीश कुमार के साथ मिलकर गठबंधन करना चाहे, तब सुधाकर सिंह का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमारा स्टैंड और पार्टी का स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है कि कोई भी मुख्यमंत्री के पद से अब कोई समझौता नहीं होगा, वो राष्ट्रीय जनता दल के पास होगा। कोई गठबंधन में रोज बिना गठबंधन की राजनीति संभव नहीं है बिहार में, यहाँ तक कि देश में भी। जो सर्वशक्तिशाली जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी गठबंधन के नेता हैं। ठीक बिहार की भी राजनीति का जो हालत है उसमें गठबंधन होंगे, लेकिन जो शीर्ष पद होगा वो राष्ट्रीय जनता दल के पास होगा। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के पास होगा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ अगर सीएम पद पर वो कॉम्प्रोमाइज कर लें तो गठबंधन के लिए ठीक है। सीएम पद यानी आपको नीतीश कुमार से सीएम पद को लेकर आपको दिक्कत है कि सीएम उनको अब नहीं रहना चाहिए? सीधा सा बात है कि सारी ताकत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय में मर्ज कर गया। आज देश में सीएमओ और पीएमओ की बात होती है, अब तो कैबिनेट की बात ही नहीं होती। भाई दिल्ली, आप वाशिंगटन में, लंदन में भी मोदी जी जाते हैं तो वहाँ क्या बात होती है? वहाँ बात भारत सरकार की नहीं होती, वहाँ भाजपा की सरकार की बात नहीं होती, वहाँ बात एनडीए की नहीं होती, मोदी सरकार। आपके हेडलाइंस होते हैं मीडिया का, आप किसी टीवी चैनल में देख लें, भारत की सरकार का नहीं होता है, मोदी सरकार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। तो ये सच है कि ये लंबे विचलन जो हुए हैं सत्ता का, वो सभी के कार्यकाल में हुआ। अब तो मुख्यमंत्री ही सरकार है और प्रधानमंत्री ही दिल्ली में सरकार है, बाकी अब नुमाइंदगी केवल फेस के लिए है। इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? पार्टी का सिद्धांत की पहले अपना व्यक्तिगत आत्मसम्मान और सिद्धांत? क्योंकि जब आपने कहा कि नीतीश कुमार को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते एक व्यक्ति के तौर पर, एक सीएम के तौर पर, तो जाहिर तौर पर पार्टी अगर उनके साथ गठबंधन करेगी तो आपको दिक्कत होगी। अब भी मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरे व्यक्तिगत सवाल नहीं है। किसानों के जो सवाल हैं, बिहार के नौजवानों के सवाल हैं, वो मेरे सवाल नहीं है, सभी के सवाल हैं। हमारे व्यक्तिगत कहाँ सवाल है? हम व्यक्तिगत तो हमको मुख्यमंत्री लोग बनाया ही था। व्यक्तिगत अगर लाभ की बात हो तो हमको मंत्री बनाया ही था, लेकिन मुझे व्यक्तिगत कोई राय नहीं है। पार्टी के सिद्धांत, नीति ही हमारे नीति और सिद्धांत हैं, उसको मजबूती के साथ
विपरीत परिस्थितियों में उस पर कायम रहना ही मेरा ठीक है, धर्म है। क्राइम पर मैं आता हूं। आपने क्राइम को लेकर कहा, लेकिन यही एनडीए गठबंधन या नीतीश कुमार भी कहते हैं कि आरजेडी शासनकाल का जो क्राइम था वो अगर देख लें तो फिर हमारे ऊपर बोलना भूल जाएं। अगर नीतीश कुमार जी की हमारी पढ़ाई लिखाई पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। मैं मानता हूं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वालों से, नेता से ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो होम मिनिस्ट्री दर्ज करता है कि देश में कितने अपराध प्रति लाख व्यक्ति पर हुए, उसमें बिहार का स्थान कहाँ है? याद करिए कि 2005 में जब हम सरकार छोड़े, प्रति लाख अपराध 2.5 गुना बढ़ा है 2020 आते आते, पिछले 24 आते आते 20 सालों में, 19 सालों में 2.5 गुना अपराध बढ़ा है प्रति लाख व्यक्ति। ये आंकड़े हैं सरकारी, ये मेरे कोई आंकड़े नहीं है। फिर भी लोगों को नहीं अगर है तो आप उसको गूगल करके देख लें। चलिए, अब मैं आता हूं सीधे तौर पर आपके इलाके पर और आपके प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई चीजों पर। सुधाकर सिंह ने अपनी ताकत बढ़ाई, पहले विधायक चुनकर आए, विधायक के बाद उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव जीता, यानी आपका कद बढ़ा, जनता ने आपको ज्यादा प्यार दिया। आप अपने बागी तेवर के लिए जाने जाते हैं, विद्रोही स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, कड़क बोलने के लिए जाने जाते हैं, फिर भी आप वही सीट जो आपने छोड़ी थी उसे आप नहीं डिफेंड कर पाए, बचा नहीं पाए, क्यों? देखिए, पूरे जो बिहार के चार जो बाई इलेक्शन हुए थे बिहार में, जिन सीटों पर, उस पे एनडीए का, भाजपा का कहीं वोट नहीं बढ़ा था, वोट शेयर नहीं बढ़ा था। ठीक है। लेकिन जो इंडिया गठ ब्लॉक का जो वोट था वो बिखराव हुआ। और शुरू से हम लोग कह रहे थे, चुनाव से पहले भी याद होगा, कि भाजपा की बी टीम जो जनसुराज है, प्रशांत किशोर, यह इंडिया ब्लॉक के वोट को बिखराव पैदा करने के लिए बनी हुई है। और जब परिणाम निकले तो आप देखे होंगे कि हम लोग का वोट बिखराव हुआ। जनसुराज जैसे जो राजनीतिक दल, पहले जो एआईएम के जरिए भाजपा एक खेल करती थी, तो एक्सपोज हो गई एआईएम, या फिर अब दूसरे तरीका से देखा लोग कि अब एआईएम नहीं चलेगा बिहार में, तो अब जनसुराज जैसे एक बी टीम को खड़ा कर दिया, जिसका बिखराव हुआ। एक अच्छे समय पर बिहार के लोगों को जानकारी हासिल हो गया। आप देखेंगे कि जो जनरल इलेक्शन होगा, इन 4 सीट पर तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, बिहार भी चुनाव जीतेंगे हम लोग। यानी मतलब कहने का मतलब यह है कि परिणाम जो भी रहा हो, सुधाकर सिंह डरेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम वो एक उपचुनाव हार गए तो उससे आप अपने तेवर को बदल देंगे, अंदाज को बदल देंगे, आप इसी अंदाज में। मैंने कहा कि मेरे लिए जो राजनीति है वो संन्यास का रास्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 में नीतीश कुमार का क्या होगा? फाइनल सवाल है, बिल्कुल सोचकर। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी मुखौटा के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है कि उनको खड़ा करके जो थोड़ा बहुत जो वोट है उनको लेकर के एकनाथ शिंदे जैसी उनकी राजनीति में विदाई कर दी जाए। इसीलिए लड़ाई बिहार की जनता के सामने साफ है। एक तरफ सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता का नेतृत्व करने वाला राष्ट्रीय जनता दल, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी और कारोबारियों के समर्थक लोग खड़ा हैं। इस दो धारा के बीच की राजनीति है और वोट लड़े जाएंगे। बाकी जो दल है वो, मैंने सिर्फ नीतीश का पूछा था कि नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार का मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अब तो एक नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। सच देखा जाए तो उनका रिमोट दिल्ली में है। 25 में सुधाकर जी, मैं फिर आ रहा हूं, 25 में नीतीश कुमार का क्या होने वाला है चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी उनका तय करेगी कि उनको किस तरह से इस्तेमाल करेगी। अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। सीएम नहीं बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, वो सीएम के मुख्य उम्मीदवार हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बताए। बाकी बिहार की जनता तो तय की है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे रहेगा। चलिए सुधाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत कट टू कट हमने सवाल पूछे ताकि बहुत सारे सवाल पूछे जा सकें आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो जाहिर तौर पर सुधाकर सिंह एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जो बातें कही हैं कि मुख्यमंत्री को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, एक क्राइम को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर वाकई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो उनको समझना चाहिए कि क्राइम अभी ज्यादा है या पहले ज्यादा हुआ करता था। नीतीश कुमार को सच्चाई पता है लेकिन अपने तरीके से गलत बयानी करते हैं। और बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार को एक व्यक्ति के तौर पर, एक सीएम के तौर पर वो नापसंद करते हैं और इस बात को वो डंके की चोट पर कह रहे हैं।